अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी। इससे पहले वाले कंपनीज एक्ट के वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि कंपनी क्या होता है और उसका फीचर्स क्या होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कितने तरह का कंपनी हो सकता है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। तो देखिए, कंपनीज की जहां तक बात है तो कंपनी का बेसिक जो है वो 3 कैटेगरीज होता है। आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एज पर इनकॉर्पोरेशन। 3 कैटेगरी मैंने बताया। एक, हम कंपनी को एज पर इनकॉर्पोरेशन डिवाइड कर सकते हैं। एक, एज पर लायबिलिटी डिवाइड कर सकते हैं और एक एज पर कंट्रोल हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? 3 कैटेगरीज है। पहला, कंपनीज को हम एज पर इनकॉर्पोरेशन डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, एज पर लायबिलिटी डिवाइड कर सकते हैं और तीसरा, एज पर कंट्रोल हम डिवाइड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट एज पर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन जो टर्म है ये आप भली भांति जानते हो, इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के तौर पे हम कंपनीज को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एज पर इनकॉर्पोरेशन सबसे पहला जो कैटेगरी आता है कंपनी का वो है चार्टर्ड कंपनी, दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनी एंड तीसरा रजिस्टर्ड कंपनी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। चार्टर्ड कंपनी क्या होता है? तो चार्टर्ड कंपनी जो है ये अभी आप इनका नाम सुनेंगे ही नहीं। ये बहुत पहले हुआ करता था, जब राजा महाराजाओं का समय था। उस समय के जो किंग थे और क्वींस थे वो एक चार्टर तैयार करते थे और उसकी मदद से एक कंपनी बना डालते थे। अगर आप पूछेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सभी ने इसको पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था कॉलोनियल पीरियड में। दैट कंपनी इज कैटेगराइज्ड अंडर चार्टर्ड कंपनी। अंडरस्टैंड? आज का जो दौर है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें हम चार्टर्ड कंपनी के विषय में पढ़ाई नहीं करेंगे। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। जानकारी के लिए मैंने बता दिया। दूसरा, एज पर इनकॉर्पोरेशन जो हमारी कंपनी होती है वो है स्टैट्यूटरी कंपनी। क्या होता है सर स्टैट्यूटरी कंपनी? स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसके लिए पार्लियामेंट में अलग से एक्ट पास किया जाता है। ए सेपरेट एक्ट इज टू बी पास्ड इन दी पार्लियामेंट। जैसे सर इसका एग्जांपल, तो स्टैट्यूटरी कंपनी में आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। सबने नाम सुना है, ठीक है? तो ये किस कैटेगरी में आता है? स्टैट्यूटरी कंपनी। तीसरा कैटेगरी जो है एज पर इनकॉर्पोरेशन वो है रजिस्टर्ड कंपनी। सो यू सी, रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन में है। तो रजिस्टर्ड कंपनी जो है इसमें कंपनियों को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, दूसरा रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक रजिस्टर्ड अंडर जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत हुआ, और दूसरा ऐसी कंपनियां हैं जिसका रजिस्ट्रेशन 2013 इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हुआ। तो ये हमने आपको बताया कि एज पर इनकॉर्पोरेशन आप कंपनी को कितने कैटेगरी में बांट सकते हो। कि टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर लायबिलिटी के बेसिस पे आप कंपनी को कितने कैटेगरीज में बांट सकते हो। तो एज पर लायबिलिटी हम कंपनी को 2 हिस्से में बांट सकते हैं, एक अनलिमिटेड कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी। तो सर ये अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? अनलिमिटेड कंपनी यानी ऐसा कंपनी, अगर सपोज वो कंपनी लिक्विडेट हो जाए, उंडफ हो जाए, तो जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो ओनर्स है, उनका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता है।
यानी मान लो इस कंपनी ने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया हुआ है, या अदर क्रेडिटर्स इसके 20 करोड़ के हैं, तो इन सारे क्रेडिटर्स को इन्हें चुकाना पड़ता है। ये जितना भी लाइबिलिटी है कंपनी का, 10 करोड़ बैंक से, 20 करोड़ क्रेडिटर, यानी 30 करोड़ का जिम्मा ये पूरा शेयर होल्डर्स के कंधे पे आता है। इसके लिए शेयर होल्डर को हो सके अपने घर का सारा सामान बेच देना पड़े, फिर भी उसको लाइबिलिटी चुकाना पड़ता है। इसे हम कहते हैं ऐसी कंपनी जिसका नाम है अनलिमिटेड कंपनी। अब मैं बात करूंगा लिमिटेड कंपनी की। तो आप देखो, लिमिटेड कंपनी के नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें जो लाइबिलिटी आएगा शेयर होल्डर्स का, दैट विल बी लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसमें एक स्पेसिफिक लिमिट होगा कि हाँ भाई, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी यहीं तक होगी। भले उसकी लाइबिलिटी कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो भले 30 करोड़ का है, लेकिन शेयर होल्डर के कंधे पे हम 10 करोड़ का ही लाइबिलिटी देंगे। सच काइंड ऑफ कंपनी को हम लोग लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब इसका दो कैटेगरी होता है, एक लिमिटेड बाय गारंटी और एक लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर होता है कंपनी का, वो बाय राइटिंग ये गारंटी देते हैं कि भाई अगर कंपनी उंडफ होता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो मैं इतने अमाउंट का गारंटी लेता हूं कि मैं इतना, जो कंपनी का जो लाइबिलिटी है उसमें से मैं इतना लाइबिलिटी चुका दूंगा। चाहे वो पैसा मैं कहीं से भी लाऊं, ला करके मैं इतना लाइबिलिटी चुका दूंगा। ये बाय राइटिंग इनको देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ओनर्स है वो शेयर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दे डू नॉट सब्सक्राइब दी शेयर्स, ठीक है ना। वो विदाउट सब्सक्राइबिंग द शेयर्स दे गिव अ गारंटी टू बेयर द लाइबिलिटी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उनका बाय राइटिंग वो देते हैं। सेकेंडली, इट्स लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। यहां पे इस तरह का जो कंपनी होता है, जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होता है, यहां पे ओनर्स को शेयर्स सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, शेयर्स सब्सक्राइब करना पड़ता है। और ऐसी कंपनी में जो कैपिटल लगा हुआ होता है उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। तो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में दो तरह का कंपनी आता है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। सबसे पहले मैं ये बता दूं तुमको कि लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में लायबिलिटी हर एक शेयर होल्डर के कंधे में कितना आता है। तो सपोज यू आर अ शेयर होल्डर और आपने कंपनी का 1000 शेयर्स खरीदा है और एक एक शेयर 10 रुपए का है, तो आपको कंपनी को देना है 10,000 रुपया, लेकिन आपने इसमें से कंपनी को 8,000 रुपया ही पेड किया हुआ है। तो ये जो 2,000 है इसको हम कहेंगे अनपेड अमाउंट, और आप अकाउंट्स में पढ़े हो कंपनी इसको रिकॉर्ड करती है कॉल्स इन एरियर, यानी इतना रुपया अभी आपको देना है। तो जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो इन कंपनियों के लिए शेयर होल्डर का लायबिलिटी कहां तक होता है, अप टू अनपेड अमाउंट। अंडरस्टैंड? तो उनका जिम्मेवारी, उनका लायबिलिटी अप टू दिस अमाउंट तक ही होगा, दैट इज अनपेड अमाउंट। अब ऐसी कंपनियां दो प्रकार की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी। नाउ व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी मैं आपको बताऊं कि ऐसी कंपनी जहां पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कितने रेस्ट्रिक्शंस है? तो 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर, या लिख दूं नो ट्रांसफर, है ना, ये अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। दूसरा रेस्ट्रिक्शन होता है कि इनका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे वो लिमिटेड है। वो कितना है सर? तो 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वो है 200। और तीसरा जो रेस्ट्रिक्शन है इनका वो है प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशन यानी कि ये पब्लिक इशू नहीं कर सकते हैं, यानी पब्लिक से कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी इसका आता है पब्लिक कंपनी। बहुत आसान है, देखो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जहां पे ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस ना हो।
यानी मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं हो, आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो और आप पब्लिक इशू भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर लायबिलिटी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर कंट्रोल, और इन सबको हम लोग डिटेल्स में भी आगे पढ़ेंगे।